नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको अब तक कराए गए आपकी हिंदी पुस्तक में से पाठों का रिवीजन कराने जा रही हूँ। उनमें से हम आज इस वीडियो में 3 पाठों का रिवीजन करेंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पाठ है हमारा वह चिड़िया जो, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। देखिए, आइए बच्चों, सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम इस पाठ को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस पाठ को दोबारा से आपको रिवीजन करा रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कामासीन गांव में हुआ था। उनका इलाहाबाद से बहुत गहरा रिश्ता था, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोल बोल अनमोल, आत्मगन आदि। देखिए बच्चों, ये था केदारनाथ अग्रवाल जी का संक्षेप में जीवन परिचय कि वो कहाँ जन्मे थे और कौन कौन सी उन्होंने कृतियाँ लिखी। तो आइए बच्चों, इस पाठ का सारांश जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया है। उनके मन में एक छोटी सी चिड़िया है। कैसी है? नीले पंखों वाली है, जिसे दूध भरे झुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है। वह कैसे खाती है? रुचि से खाती है, रस ले लेकर खाती है और छोटे छोटे दानों को खाकर ही उसे बड़ा संतोष मिलता है। उसके पंखों का रंग नीला है और उसे हमसे बहुत प्यार है। वह जिस स्थान पर रहती है उसे वह अपना बाबा मान चुकी है। कहाँ रहती है वो? वन में रहती है और उस वन को वह अपना बाबा मान चुकी है और उस बाबा की खातिर वह बड़े ही मीठे स्वरों में गाना गाती है और उसे एकांत वातावरण से बहुत प्यार है। वह जब भी जल लेने जाती है तो नदी का दिल टटोल कर भी ले आती है और उसे नदी का बहता हुआ जल भी बहुत प्रिय है। उसे नदी के जल से बहुत प्रेम है। देखिए बच्चों, हमने संक्षेप में इसके सारांश को जाना है और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जैसे कि चिड़िया का स्वभाव कैसा है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव बहुत ही शांत प्रवृत्ति का है। चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। चिड़िया किसकी खातिर गाती है? चिड़िया अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। चिड़िया को किस प्रकार का अन्न खाकर संतोष मिलता है? झुंडी के दाने खाकर उसे बहुत संतोष मिलता है। चिड़िया के गाने की क्या विशेषताएं हैं? चिड़िया के गाने की विशेषता यह है कि वह सुरीला, रसीला व आनंदमय गाती है। चिड़िया दिखने में कैसी है? चिड़िया दिखने में नीले पंखों वाली छोटी व मुँह बोली सी है। तो देखिए बच्चों, ये पाठ हमने आपका रिवीजन करा दिया है और अब चलते हैं हम अपने अगले पाठ पर। देखिए, बचपन, पाठ 2, बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के बारे में जान लेते हैं बच्चों। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था।
विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो इस प्रकार से है, जैसे डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा आदि। तो देखिए बच्चों, आपको हमने इनके बारे में संक्षेप में बताया है। अभी तक आपने इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो आइए बच्चों, समझ लेते हैं बचपन के बारे में। देखिए, लेखिका जो है वह अपने इस पाठ में जो बता रही हैं वह अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं, देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखन की संस्मरण विधा पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं और बताती हैं कि पिछली शताब्दी में पैदा होने के कारण वे अब सयाना महसूस करने लगी हैं तथा सभी उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। वे बताती हैं कि पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था, पर अब उम्र बढ़ने के साथ वे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। वे पहले तरह तरह की पोशाकें पहनती थी, पर अब वे सादे कपड़े ही पहनती हैं। वे बताती हैं कि बचपन में उन्हें अपने कुछ काम स्वयं करने पड़ते थे, जैसे मोजे धोना, ब्राउन ब्रेड लाना, जूते पॉलिश करना आदि। इनमें से जूते पॉलिश करना व मोजे धोने का काम वे इतवार को करती थीं। तब जूते इतने आरामदायक नहीं हुआ करते थे और लंबे सफ़र के दौरान ही उनके पैरों में छाले हो जाया करते थे, जिस कारण वे छाले होने पर हमेशा रुई जूतों के अंदर डालकर पहनती थी। उन्हें पेट को ठीक करने के लिए हर शनिवार को ऑलिव ऑयल व कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जिसकी गंध आते ही उन्हें उल्टी आने लगती थी। आगे उन्होंने अपने व आज के बचपन के समय के अंतराल के बारे में बात की है। समय बदलने के साथ साथ बच्चों के शौक भी बदल गए हैं। ग्रामोफोन की जगह टीवी रेडियो ने ले ली है, कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी समोसे की जगह पेटीज ने ले ली है, शहतूत व फालसे के शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। वे अपने बचपन में शिमला व नई दिल्ली में बिताए दिनों को याद करती हैं तथा वेंगर्स और डेवी को रेस्टोरेंट की चॉकलेट व पेस्ट्री का मज़ा भूल नहीं पाती। काफल, चेस्टनट, पापड़ी, भुने हुए मसालेदार चने, अनारदाना चूरन भी उन्हें याद आता है। उन्हें शिमला रिज की घोड़ों की सवारी, रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़, चर्च की घंटियाँ, पहाड़ों पर ढलता सूरज, माल रोड की चमक और स्कैंडल पॉइंट का कोलाहल याद आता है। वे एक दुकान पर रखे शिमला कालका ट्रेन मॉडल और बचपन में हवाई जहाज दिख जाने पर होने वाली खुशी को भूल नहीं पाते हैं। वे याद करती हैं
कि बचपन में जब उन्हें चश्मा लगा तब उन्हें भाई क्या कहकर बुलाते थे? लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। और आज उन्हें अपना चेहरा बिना चश्मे के खाली खाली सा लगता है और अब वे आरामदायक हिमाचली टोपियाँ पहनना बहुत पसंद करती हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जैसे लेखिका यह क्यों कहती है कि मैं तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, है ना? क्यों कहा था उन्होंने कहा था, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखिका की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सयाना सा महसूस करने लगी थी। इससे यह भी क्वेश्चन बनता है कि लेखिका को खाने में क्या पसंद था। लेखिका को खाने में चॉकलेट पसंद थी। और क्या पसंद था? उन्हें घूमना पसंद था। चर्च की घंटियाँ जब बजती थी उन्हें वह भी पसंद थी और उन्हें ब्राउन ब्रेड लाना भी पसंद था। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा, पिछले दशक में लेखिका ने किस प्रकार की पोशाकें पहनी थी? अब इसका आंसर क्या है? लेखिका ने पिछले दशक में फ्रॉक पहनी थी। फिर लेखिका ने निक्कर, वॉकर, स्कर्ट और घाघरे पहनना शुरू कर दिया था। यानी कि जब उनकी उम्र कम थी तब उन्होंने फ्रॉक पहनी, निक्कर पहनी, स्कर्ट पहनी, वॉकर पहने, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका पहनावा भी बदलता हुआ चला गया। थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा कि लेखिका को चॉकलेट खरीदने की क्या छूट थी? लेखिका को सप्ताह में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और वह इतवार के समय क्या करती थी? इतवार के दिनों में वह जूतों पर पॉलिश करती थी। यानी कि इतवार के दिन वह जूतों पर पॉलिश करती थी, अपना रुका हुआ कार्य पूरा करती थी। तो आइए बच्चों, इस पाठ का भी हमने रिवीजन कर लिया है कि लेखिका ने अपने बचपन की यादों को किस प्रकार याद किया है और क्या क्या उन्हें चीज़ें पसंद थी। तो अगला चैप्टर है हमारा नादान दोस्त। नादान दोस्त, देखिए बच्चों, नादान दोस्त के बारे में जान लेते हैं। नादान दोस्त के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे हम। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं उनकी, जैसे सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है लेखक ने किसके बारे में बात की है? 2 बच्चों के बारे में बात की है नादान दोस्त में। और उनसे क्या हो जाती है? बालपन में गलती हो जाती है, जिस गलती के कारण वह अपने आप को बहुत ही कैसा महसूस करते हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, अब भगवान भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या दिया है। वैसे तो हमने इसका पहले भी आपको इस पाठ को पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम इस पाठ का संपूर्ण सारांश समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे सभी। नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी एक सुंदर कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बाल मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों तथा उनके उत्तर ढूंढने के फेर में गलती हो जाने के कारण उन बच्चों की स्वाभाविक मन स्थिति का बहुत उत्तम चित्रण किया है। केशव व श्यामा के घर के कॉर्निस पर, कॉर्निस क्या? छज्जा, है ना? कॉर्निस को क्या बोलते हैं? छज्जा पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे।
वे सदा चिड़िया वे चिड़े को वहाँ बैठा पाते थे। उन्होंने घोंसले के बारे में बहुत सुना था, पर उसे कभी देखा नहीं था। अतः उनके मन में घोंसले व चिड़िया के बारे में कई सवाल उठते थे, पर माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उनके सवालों का कभी जवाब नहीं दे पाते थे। अतः वे आपस में ही बात कर अपने सवालों का काल्पनिक उत्तर ढूंढ लेते। दोनों भाई बहनों को चिड़िया व उसके अंडों के भोजन की चिंता होती थी। अतः एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे उनके लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करेंगे। उन्हें धूप से बचाने को उनका घोंसला कूड़े की पुरानी टोकरी से ढक देंगे। दोनों ने माँ से छुपकर भोजन तथा पानी की प्याली ढूंढ ली तथा दिन में जब माँ सो गई तब यह कार्य उड़कर विचार किया। दोनों चुपके से नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखा। केशव उस स्टूल पर चढ़ा तथा श्यामा की मदद से उसने पुराने कपड़े की गद्दी पर अंडे रख दिए। वहाँ खाने व पीने की प्याली भी रख दी। पुराने कूड़े की टोकरी से घोंसले के ऊपर छाया भी कर दी। श्यामा ने भी अंडों को देखने की जिद की, पर केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए। इतने में माँ आ गई और दोनों को डांटकर सुला दिया। शाम को श्यामा ने देखा कि अंडे फूट गए हैं। वे दोनों डर गए तथा उसने माँ को केशव के ऊपर चढ़ने वाली बात बता दी। उसे लगा कि शायद केशव ने अंडे ठीक से नहीं रखे और इसी कारण वे फूट गए। केशव इस बात से बहुत डर गया। तब माँ ने उन्हें समझाया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। इसीलिए उसने अंडे गिरा दिए। केशव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और इसके बाद दोनों को चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं। तो बच्चों, उनसे क्या गलती हुई थी? उनसे गलती यह हुई थी कि उन्होंने चिड़िया के अंडों को जो है वो छू लिया था और छू जाने पर वह चिड़िया के अंडे गंदे हो गए, जिस कारण चिड़िया उन्हें पहचान गई कि ये तो गंदे हो चुके हैं और उसने अपने अंडे स्वयं ही गिरा दिए और गिराकर वह स्थान सदा के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण श्यामा और केशव को कभी वह चिड़िया नहीं दिखाई दी। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट से हमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? इसका आंसर जान लेते हैं बच्चों। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें जीव जंतुओं के जीवन में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें वे दुखी होते हैं, जैसे केशव ने चिड़िया के अंडे छेड़ दिए तो वे गंदे हो गए, इन्हें चिड़िया ने सेया नहीं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों कि हमें जो जीव जंतु के जो अंडे होते हैं उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिससे वह गंदे हो जाते हैं और फिर उन्हें पक्षी सेता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारा, कौन और क्यों कार्निस के सामने पहुंच जाता है? तो देखिए, इसका आंसर जान लेते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा कार्निस पर पड़े अंडों को देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो कौन पहुंच जाता है? केशव और उसकी बहन श्यामा। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है हमारा वह बनता है, हिफाजत के जोग में सत्यानाश करना का
क्या अर्थ है। कुछ बच्चों ने, जब हमने इसका आपका टेस्ट लिया था, तो कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा था कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारी नोट्स में है ही नहीं, बुक में है ही नहीं, कि ये आपने क्वेश्चन कहाँ से दिया है। तो सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें कि ये आपकी नोट्स में से ही था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, वो बात अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको बच्चे लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, उसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। हिफाजत के जोग में सत्यानाश करना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है रक्षा करते करते हत्या कर देना। यानी कि उन्होंने क्या सोचा था कि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या हो गई थी, हिफाजत करते करते उन अंडों की हत्या हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 बनता है बच्चों हमारा, केशव कई दिनों तक कौन सी बात भूल नहीं पाया। जान लेते हैं बच्चों इसका आंसर भी। केशव अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूटने की बात को भूल नहीं पाया। उसके कारण क्या हो गए थे, चिड़िया के अंडे टूट गए थे। केशव ने उन्हें छू लिया था, छूने पर वह गंदे हो गए, और जब वह गंदे हो गए तो चिड़िया ने उन्हें नीचे गिर दिया और वहाँ से उड़ गई। तो वह बात जो है वो केशव भूल नहीं पा रहा था। तो देखिए बच्चों, हमने इस वीडियो में आपको तीनों पाठों का रिवीजन करा दिया है, इनके सारांश भी आपको बताए हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वह भी हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे के 3 भागों का, 3 पाठों का अध्ययन आपको कराएंगे, सारांश बताएंगे, समझाएंगे। तो सभी बच्चे इन तीनों पाठों को ध्यानपूर्वक अब अच्छे से घर पर रहकर ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।